जिंदगी हर कोई जीते हैं। कुछ लोग अपने घर के लिए उदाहरण बनते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के लिए उदाहरण बनते हैं, कुछ लोग एक समाज के लिए उदाहरण पेश करते हैं। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी शख्सियत के साथ में हैं जो इस पूरी धरती के लिए एक उदाहरण के रूप में हैं। आदरणीय श्री बसंती दीदी, जिनको वर्ष 2022 में प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ये भी बताना चाहेंगे कि समय समय पर दीदी को उनके पर्यावरण बचाने के संबंध में और नारी शक्ति के उत्थान के लिए और समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों के उन्मूलन के लिए नारी शक्ति सम्मान और देवी पुरस्कार और भी बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। हम दीदी से पूछना चाहेंगे कि दीदी, आपका बचपन कैसा था? आपने बचपन में किन किन संघर्षों का सामना किया और धीरे धीरे आपने कैसे इन सब जीवन की यात्राओं में नित नए प्रयोग किए और आज आप हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं? दीदी धन्यवाद। हाँ, बताऊंगी मैं। बसंती देवी मेरा नाम है। मैं पिथौरागढ़ ज़िले की दिगरा गांव की रहने वाली हूँ। तो पहले तो लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, तो कक्षा 4 पढ़ा, 5वीं का छमाही पेपर दिया और उसके बाद वार्षिक पेपर में दूसरे गांव में जब जाने का होता था, नहीं जाने देते थे माँ बाप भी। गांव के लोग कहते थे अब तुम्हारी शादी करनी है, अब क्यों जाना है। तब कितने बड़े थे आप? तो मैं क्या है 10-11 साल की होंगी। 12 साल में तो मेरा शादी होगी। 12 साल में शादी हुई जी। जब 5वीं का पेपर दिया छमाही, वार्षिक पेपर के लिए नहीं जाने देने वाले, उसके बाद शादी कर दी। क्योंकि परीक्षा बाहर दूसरे जगह हो रही है ना, हाँ, दूसरी जगह पेपर हो रहे हैं, तो वहाँ लड़कियों को नहीं जाने देते थे। कहते थे कि अब तो इनको घास काटना है, लकड़ी काटना है, खेती का काम करना है, क्यों जाना है, इनकी शादी करनी है। तो उसके बाद 12 साल में शादी होगी। तो वो लड़का 11 पढ़ता था जिसके साथ शादी हुई। फिर बाहर किया, 1 साल की टीचर की ट्रेनिंग की। तो जैसे ट्रेनिंग पूरी हुई 1-2 महीने में और 2 महीने में 1 महीने में उसका और आ गया कि हाँ आप टीचर बन गए हो। तो वो करने लग गए काम। तो बीमार वो बुखार आया तो करनाली छना हॉस्पिटल में ले गए लोग, तो वहीं ख़त्म हो गए। तो उसके बाद फिर मेरी सास कहने वाली हुई, ऐसा ही हुआ पहले का ज़माना और लोग, तो मेरे लड़के को इसी ने खाया। तो खाना भी नहीं देती थी, बात भी नहीं करती थी और कोई काम करने का भी वो नहीं। अब मैंने कहा मैं कितने दिन रहूँ अब यहाँ, जब खाना ही नहीं दे रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। तो फिर वहाँ और ख्वाकोट पोखरिया के वहाँ मेरा ससुराल हुआ। और तो फिर मैंने कहा कि उस दिन न कपड़े हुए न कुछ, ऐसे एक ही जोड़ी कपड़ा मैंने पहना ठहरा, एक रखा ठहरा। तो मैंने कहा कि कम से कम मैं माँ के घर में जाऊँगी तो माँ खाना तो देगी, थोड़ा बोलेगी तो सही, मेरे साथ बात करेगी, ऐसे करके। तो मेरे पिताजी पहले आर्मी से रिटायर थे और कुंवर सिंह सामंत उनका नाम था और तुलसी देवी मेरी माँ थी। और तो फिर उनको पता चला, वहाँ कहा होगा मेरे भाई लोगों ने और उन्हें कि और ऐसा ऐसा हो गया। तो वो बिहार पुलिस में थे। तो वहाँ से घर आए तो 2 रास्ते थे मेरे गांव से मेरे मायके के वहाँ से जाने में, एक नीचे के रास्ता है, एक ऊपर से। तो मैं जब ख्वाकोट से आई, मैंने कहा माँ के पास जाती हूँ, तो नीचे रास्ते से आई, मेरे पिताजी ऊपर रास्ते से आए, मिलना नहीं हुआ जी। तो वो फिर वो सास के पास पहुँच गए। तो उन्होंने कहा मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को बुला दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि पता नहीं कहाँ गई तुम्हारी बेटी, मैं क्या जानता हूँ, मैं जानती हूँ, चले गई होगी, कहीं भाग गई है कि कहाँ गई है, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा चलो कहाँ इधर उधर तो क्या भागेगी, वो गांव गई होगी। तो मेरे पिताजी भी वहाँ से फिर वापस आ गए, गांव आ गए, गांव में मिल गए। फिर वहाँ रहे मेरे पिताजी थोड़ी दिन और फिर मैं भी वहाँ 2-4 साल रही, क्योंकि अब लोग कहते थे कि इसके साथ के लड़कियों की तो शादी नहीं हुई है। मेरे पिताजी से भी कहते थे कि इसकी शादी करो। तो उन्होंने कहा शादी आदि तो अपनी करनी है, मेरी ये लड़की थी शादी की, अब जब इसकी किस्मत में शादी का है ही नहीं तो अब क्यों शादी करनी है, तो इसको पढ़ लिख कर और आगे बढ़ाना है। तब मेरे गांव में मेरे चाचा जी थे गांव में, उनके भाई की बेटी विकलांग थी पैर की, उसका नाम भी तुलसी था।
तो वो यहाँ पढ़ती थी आश्रम में। तो उन्होंने कहा हमारी नातनी लक्ष्मी आश्रम कौसानी में पढ़ती है और तुम भी वहाँ जाओ, वहाँ पढ़ो लिखो। फिर मैंने दीदी के लिए पत्र लिखा, बड़ी दीदी के लिए। मैंने कहा दीदी मैं भी तहाँ आकर पढ़ना चाहती हूँ, आओ क्या करूँ। तो दीदी ने कहा हाँ हाँ, यहाँ तो ये बड़े तो लड़कियों के लिए तो यहाँ हमने स्कूल खोला है, आ जाओ तुम। अब उसी समय जब वहाँ से आने के बाद ही तो नहीं आई, 3-4 साल के बाद आई मैं यहाँ। तो वहाँ यहाँ पर फिर मैंने पिताजी से कहा कि आप मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरे पिताजी फिर आए और यहाँ पहुँचाया। यहाँ का वातावरण देखकर मेरे पिताजी बहुत खुश हो गए। यहाँ का रहन सहन, व्यवहार और प्रार्थना और लोग और बड़ी दीदी का बोलना और इतना और आदर सत्कार करने वाले हुए सबका वो करके वो बहुत खुश हो गए। 1 दिन 2 दिन यहाँ रहे, फिर गए वो घर गए। उसके बाद अपने वहाँ गए और वहाँ से चिट्ठी लिखी उन्होंने मेरे लिए। उन्होंने कहा जिस दिन तेरी शादी की तू हमारी लड़की थी, अब मेरा तू लड़का है। अब तू आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी, अच्छा काम करेगी और माँ बापों की सेवा करके क्या होता है, राधा दीदी की सेवा करोगी, तुम यहाँ रहोगी। तब फिर जब 1 साल फिर दीदी ने कहा यहाँ तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 में पढ़ने वाले, 3 में पढ़ने वाले, 1 से पढ़ने वाले हैं, बड़े वाले तो अभी यहाँ नहीं है। अब तुम बड़ी होगी हो और 1 साल की कताई बुनाई की ट्रेनिंग करते हैं यहाँ और उसके बाद फिर देखेंगे। तो 1 साल की कताई बुनाई की ट्रेनिंग की मैंने यहाँ। फिर दीदी ने कहा कि लड़कियों को जब स्कूल में नहीं भेजते हैं, स्कूल में नहीं भेजते हैं तो गाँव में ही हम स्कूल खोलेंगे, बालवाड़ी। तो दनिया क्षेत्र में बालवाड़ी खोली। तो बालवाड़ी खोलने में वहाँ काम किया। तो वहाँ भी वैसा ही कहते थे लड़कियों को क्या पढ़ाना है, अब इनकी तो शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। मैंने सुआ खान में, अल्मोड़े ज़िले के सुआ खान, वहाँ हरिजन लोग रहते हैं, तो उनकी लड़कियाँ भी नहीं पढ़ी लिखी हुई। तो मैंने वहाँ पढ़ाने का काम किया। तो उनके माँ बाप कहते थे अब इनकी शादी करनी है, अब क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना। अरे मैंने कहा तुम स्कूल में भी नहीं भेजते हो तो स्कूल हम यहाँ खोल रहे हैं। 1 साल 2 साल जब तक तुम इनकी शादी नहीं करते हो, अभी तो कोई वही नहीं हो रहा है, तो तब तक पढ़ने दो। फिर 2 साल मैंने उन लड़कियों को पढ़ाया। अवा क ख बार खड़ी, किताब पढ़ना, कहानी, कविताएं, नाटक, नाच गाना और सब ऐसा करके। तो 2 साल के बाद उनको मैंने प्राइमरी स्कूल में कक्षा 3 में भर्ती किया। तो अभी कोई डॉक्टर हैं, कोई नर्स हैं, कोई टीचर हैं और कोई और ऐसे संस्थाओं में काम भी कर रही हैं। एक तो हमारी ये महिला हाट की और एक संस्था है ना, उसकी सदस्य मैं भी हूँ। और बड़ी दीदी की बहन कृष्णा दीदी हैं मुख्य वहाँ की, तो उसमें काम करती हो अल्मोड़े में। तो वो कहती है मुझे, अभी भी कहती है दीदी आप ही हमारी गुरु हैं, अगर आप हमको नहीं पढ़ाती तो हम आज कहाँ ऐसे जो टीचर हैं और डॉक्टर हैं, नर्स हैं और हम ये संस्था में समाज का काम, वृक्षारोपण का, महिला सशक्तिकरण के लिए, नशा मुक्त के लिए वो भी काम कर रहे हैं ना। तो वो उन्होंने कहा हम ऐसे कैसे करते हैं, आप ही ने तो हमको सिखाया ऐसे। जब फिर हम दीदी और हम लोग वहाँ हमने और एक गांव से शुरू किया, 1-2 गांव से कम 200 गांव में हमने बालवाड़ियाँ खोली। फिर हम साल भर में बाल मेला करते थे, तो डीएम और एसडीएम साहब को बुलाते थे। ये किस सन की बात होगी, किस दौर की बात है? ये तो सन 80-81 के बाद हमने ये कार्यक्रम 80 के दशक की। हाँ 80 में। तो यहाँ 80 से 81 के बाद मैं 1980 में आई। मैं यहाँ 1 साल यहाँ रहकर फिर मैं गई जी। तो वहाँ तो 20 साल में वहाँ रही, 20 साल वहाँ रही और बालवाड़ी का काम किया। बालवाड़ी का फिर बहुत लोग उसमें काम करने वाले हो गए, फिर मार्गदर्शन भी किया, तो ट्रेनिंग देना उनको, ये करना वो करना, सब कुछ काम किया। तो ये किया। फिर उसके बाद और वहाँ महिला सशक्तिकरण के, जंगल बचाने के लिए आपसी तालमेल सब कुछ वहाँ भी किया। तो ऐसे करके तो अब वहाँ का अच्छा वातावरण हो गया। जो शराब पीते थे और उनको भी मैं डांटती थी, समझाती थी। मैं कहती थी कि तुम नशा करोगे, शराब पियोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। जो माँ बापों का और इतना अच्छा और आदर बच्चों ने करना चाहिए। जब तुम अच्छा काम करोगे, तुम्हें उनको इस प्रकार का वो करोगे, तो धीरे धीरे फिर वो सब बहुत अच्छे हो गए। फिर 20 साल तक तो उस इलाके में काम किया
और वहाँ से फिर इधर उधर जाने का भी मौका मिला। मैं तो लक्ष्मी आश्रम के द्वारा दीदी ने मुझे नेपाल भी, बांग्लादेश भी, भूटान भी और पूरे गढ़वाल में भी जाने का मौका, जंगल बचाने का, पानी बचाने का, वो जो टिहरी बांध बन रहा था उसको रोकने का सब काम किया। और फिर गांव वाले तो टिहरी गांव को छोड़कर जाना ही चाहते थे। आजकल गांव में कौन रह रहा है, तो उनको तो मैं तो जब सब लोग वहाँ पर आए और उसको रोकने लगे तो मैं तो गाड़ी में ही गई। उससे कहते थे कि खोदो मत रोको, तो वो नहीं वो कहता। मैं गाड़ी में पीछे से भी गाड़ी में ही गई। तो वो डॉक्टर उसको ड्राइवर को कहा मैंने, क्यों नहीं रोक रहे हो, ये यहाँ पर ये नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके फिर रोका। फिर अब हम तो इधर उधर के हुए, वो लोग तो वहाँ के हुए। अब वो तो चाहते थे कि हम यहाँ से चले जाएं करके, तब फिर वहाँ तो बांध बनी गया जी। और ऐसे करके फिर दीदी ने भी कहा कि बसंती जो काम धनिया क्षेत्र में किया, अब यहाँ ये कोसी नदी सूख रही है। जी। और तुम यहाँ आ जाओ। फिर यहाँ आई 2000 के बाद। हाँ। और तो ये फिर यहाँ आई तो मैंने तो ये गांव देखे ही नहीं थे रे। फिर यहाँ से एक बहन थी गोस्वामी, और तो वो मुझे ये लेसाल गांव में ले गई। 10 दिन, एक दिन उसने रास्ता दिखा। मैंने कहा रास्ता दिखा दे और वहाँ पहुँचा दो फिर मुझे, मैं तो जानती नहीं हूँ किसी को। 10 दिन उस गांव में गई तो कोई बहुएं नहीं हुई। सब जंगल में 6 बजे जंगल में जाती थी, 4 बजे शाम को घर आती थी। और तब वो ठंडा भात खाते थे, बीमार पड़ जाते थे। कोई उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें या कुछ नहीं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई वो नहीं हुआ। तो 10 दिन फिर मैं वहाँ जाकर मैंने कहा कि सास ससुरों से, मैं 10 दिन आपके गांव में आ गई, तुम्हारे इतने जंगल तो पूरा कट गया है, कोसी नदी का पानी सूख गया है, और तुम्हारी लकड़ियाँ एक ही के घर में 15-15, 20-20 कनखले लकड़ी के हुए, और वो सड़कर इधर उधर फेंक देंगे। तब भी कच्ची लकड़ी 3 गट्ठी, और एक दिन में एक महिला 3 गट्ठी लकड़ी, 1 गट्ठी बाँस लाने वाले हुई। और जब रुपाई ये लगाते थे, ये उस समय आषाढ़ सावन में जब भी हुआ और पानी अल्मोड़ा नहीं जाने वाला हुआ, तो पुलिस वाले आएंगे, उनको रोक देते थे। कहते थे कि तुम खेतों में पानी डाल हो और अल्मोड़े में पानी नहीं जा रहा है। तो ऐसे करके जब मैंने उनके सास ससुरों से कहा तो वो कहने वाले हुए कि ससुर कहने वाले हुए, ये तो डीएम का कहना नहीं मानेंगे, तुम्हारा क्या मानती हैं। तो सास कहने वाले हुए, एक पसेरी भात खाने वाले, एक पसेरी, अगर ये जंगल से लकड़ी नहीं लाएंगे, बाँझ नहीं लाएंगे तो इनका क्या काम है। ऐसे करके अब मैं 10 दिन जाने के बाद 11वें दिन अब मैंने ये सोचा कि वहाँ से जाने में तो वो पहले चले जा रहे हैं जंगल, अब मैं जंगल के रास्ते जाती हूँ। तो यहाँ से ये जंगल के रास्ते में नीचे गई तो वहाँ पर मिल गई यहाँ की महिलाएँ। तो महिलाएँ मिल गई, मैंने कहा बैठो, मैं 10 दिन तुम्हारे गाँव में आई और तुम कोई मिले ही नहीं, आज तुम मिल गई हो, अच्छा हो गया है कि अब मैं तुमको बैठाती हूँ। मैं तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और सब जगह गढ़वाल में गई। वहाँ भी पहले लोगों ने जंगल काट के पानी ख़त्म कर दिया था। धीरे धीरे उन्होंने वृक्षारोपण किया, जंगल बचाने का काम किया। तो अब उनके वहाँ वो कहते हैं, दीदी अब तो हम बहुत अच्छे हो गया, अब हमारे यहाँ पानी हो गया है, तो अब तुम इतनी लकड़ियाँ क्यों काटते हो जो सड़ जाते हैं, फेंक देते हो, तुम्हारी मेहनत तो सब जारी है इसमें। और जब जंगल में पानी नहीं रहेगा, ये क्या है, नदी में पानी नहीं रहेगा, तो हमारे पीने के लिए पानी नहीं होगा तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। जब पानी एक दिन भी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। भले खाने के लिए 1-2 महीना नहीं मिले तब भी बचेंगे, पर पानी तो एक दिन के लिए भी वो हो जाएगा। तो क्या तुम्हारी मेहनत और जो भी तुम्हारा पैसा है, इतनी तुम्हारी अच्छी खेती है, इतना अच्छा अनाज होता है, इतनी सब्जी होती है, सब कुछ होने के बाद भी और तुम इस प्रकार फिर बीमार होते हो तो पैसा तुम हॉस्पिटल में और दवाइयों में लगाते हो। ऐसे करके मैंने कहा अगर तुम मेरा कहना मानते हो, मैंने सब जगह देखा है, उन्होंने महिला संगठन बनाया है और फिर वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल सब एक हो गए हैं, जो भी उनका कहना, जो भी कहते हैं वो सब मानते हैं। ऐसे ही तुम्हारा भी होगा। तो तुम बैठो, आज ही तुम मेरा कहना मानो, ये रस्सी और दरांती लेकर वापस जाओगे, मैं तुम्हारा संगठन बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा दीदी एक हम ही जो क्या काटते हैं, ये इलाके के सभी लोग काटते हैं। मैंने कहा हाँ, हर गांव के काटते हैं, वो मुझे पता है। तुम मेरा साथ दोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तो इस गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, सब जगह जाएंगे, तो ऐसा करेंगे। मान गए, उनका संगठन बनाया।
अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जितने भी मंत्री और सदस्य सब बनाए। तो मैंने कहा था ये रस्सी और दरांती लेकर तुम अभी वापस जाओ, अब कल से फिर हम इधर उधर गांव में जाएंगे तुम। तो फिर चले गए, मान गए चले गए। तो उनके सास ससुरों ने तो उनको डांटाई और उनके पति भी शराब वराब पीकर बहुत वो करते थे, मेरे को भी गाली देते थे, बड़ी आई है ये तो आश्रम में रहती है, इसका तो घर बार कुछ नहीं है, और यहाँ आकर हमारी और बहुओं को, हमारी पत्नियों को और भड़का रही है, ऐसे करके। तो वो कहते थे, बहनें वो सब कहती थी, दीदी तुम बुरा मत मानना, ये ऐसे ही है, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। तो दूसरे दिन से फिर वो मेरे साथ आने लगे, दरांती रस्सी लेकर गए। फिर दूसरे दिन बिजोरिया में, कफाड़ी में, रौलाना और वहाँ कांटली और यहाँ सब नीचे, यहाँ इधर उधर सब जगह जाकर लोग भी साथ में आए, उनका सबका संगठन बनाया। फिर दीदी ने कहा कि अब हम कोसी बचाने का अभियान करते हैं। यहाँ से पूरे उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के सब लोगों को कहा, जहाँ जहाँ तुम्हारी नदियाँ हैं, स्रोत हैं, उनको बचाने का 15 दिन की पदयात्रा की। और तो मैंने भी कहा उन महिलाओं से, कोसी माँ को हाथ में रखकर, कोसी मैया के पानी को, और उनसे कहो आज तक हम अज्ञान थे और हमको जानकारी नहीं थी, आज आपने हमको बचाया और हमने आपको ख़त्म कर दिया, अब हमको माफ़ कर दो, आज से हम कच्ची लकड़ी नहीं काटेंगे, बांज नहीं काटेंगे, आपने हमको बचाया तो हम अब आपको बचाएंगे। ऐसे करके संकल्प लिया। 15 दिन की पदयात्रा की, यहाँ से रामनगर तक, रामनगर कोसी जहाँ तक है, हाँ जहाँ तक कोसी और फिर गढ़वाल के और वहाँ के सभी जगह के, ये और हरिद्वार द्वारका सब वो पानी तो आने वाला हुआ। सब लोग, वहाँ के लोग भी आए, उनको भी दीदी ने कहा कि तुम लोग भी आओ, ऐसे करके सब जगह। तो वो दिन है कि ये दिन है। फिर सब गांव में जाकर संगठन बनाए और सब अब करने के लिए तो बहुत, जैसे आदमी लोग हैं नौजवान, अब आप भी हो, आप बुरा तो तुम भी मत मानना, और तुम अगर नशा करते हो तो तुमको भी छोड़ना पड़ेगा। तो मैं जब दुकान में बैठकर बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, जुआ खेलते थे और शराब पीते थे, फिर इधर उधर कोई जा रहा है आ रहा तो लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, बच्चे भी जा रहे हैं और क्या महिलाएं भी जा रहे हैं, कोई आदमी भी, 2-4 लोग 4-5 लोग बैठे रहेंगे। तो मैंने कहा तुमको थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए, तुम पिता हो और बूबू हो और तुम ऐसा वातावरण बनाओगे तो तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए तुमको ये बीड़ी और ये सिगरेट, ये शराब, ये जुआ छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं वो महिलाएं इतना काम कर रही हैं, खेतों में घास काटनी है, लकड़ी घास काटनी है उनको, और रुपाई लगानी है, गेहूं काटना है, खेती का काम करना है। मैंने कहा उनका साथ देना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता ये होता है कि दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो तुम इस प्रकार का क्यों ऐसा करते हो। तो पहले तो गाली करते थे मुझे, और पीछे से गाली गलौज बहुत करते थे, ऐसी है, ये है, आश्रम में रहते, इसका तो घर बार नहीं है, हमको, हमारी महिलाओं को भड़काती है और हमको डांटती है, ये करती है करके। दूसरे दिन से फिर जब दूसरी बार से जब मैं गांव में ऐसे जाती थी, जब बीड़ी सिगरेट, मैं कहती थी अगर तुम महिलाओं के साथ काम नहीं भी कर सकते हो, नहीं भी वो है, तो कम से कम अखबार पढ़ो, धार्मिक किताबें पढ़ो। जब बच्चे इधर उधर जा रहे हैं उनको अच्छा वातावरण दो, तभी तो वो अच्छा सीखेंगे। तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे बच्चे क्या होंगे। तो हमारे जो उत्तराखंड देवभूमि है तो ये कैसे महान बनेगी। उत्तराखंड देवभूमि है, इसको हमको महान बनाना है। ऐसे करके जब दूसरी बार मैं गांव में जाती थी, मुझे देखते थे, अरे दीदी आ गई, दीदी आ गई। तो बीड़ी पीने वाले फेंक देंगे, सिगरेट पीने वाले, ताश खेलने वाले भी वो कर देंगे। वहाँ पर अखबार और किताबें जो होंगी वो पकड़ के बैठ जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे। तो ऐसे करके पूरे हमारे इस इलाके में बहुत अच्छा वातावरण बना। और एक हमारे यहीं रौलाना गांव का मोहन चोर, वो उसने 4 महिलाओं को पहले मार दिया, 4-5 महिलाओं को, क्योंकि वो पहले आर्मी में भर्ती था, वहाँ भी उसने गलत काम किया तो उसको वहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ आकर जो महिलाएं अकेले गांव घर में रहती थी, उनके बेटे बहू इधर उधर हैं और घर में है, और धन संपत्ति तो इस इलाके में सबका इतना अच्छा, खेती पाती और गाय भैंस सब कुछ हुआ, उनका जेवर एवर सब हुआ। तो वो रात में
किसी को उसने चट्टान से गिरा दिया, किसी को नदी में बहा दिया, ऐसे करके उसने उनकी धन संपत्ति ले ली। पहले संगठन नहीं हुआ, एकता नहीं हुई, लोग डरते थे। अगर हम रिपोर्ट भी कहीं नहीं करी उन्होंने, और न थाने में, न पुलिस वालों के साथ, न डीएम एसडीएम को कुछ नहीं दिया। तो जब संगठन बनाया उसके बाद भी उसने एक महिला को मारा। वो वहीं से उधर को है, वो गांव का नाम अभी मैं भूल गई हूँ, सड़क के नीचे है। और क्या कहते हैं, एक दिन वो शादी में गई, उसके और किसी गांव में शादी थी, अपना जेवर एवर पहन के ले गई। उसने उसको देख लिया, रात में आया तो उसको मार दिया। उसको मारा और 2 बच्चे थे उसके, 6 साल की लड़की, 3 साल का लड़का। तो 6 साल की लड़की जब सुबह उसने उसको मारा, वो जो जहाँ पर मंदिर था, मंदिर पर ही वहाँ पर सुला दिया, मंदिर के पास ही भीतर जहाँ पर वो दिया जलाती थी वहाँ, वहीं पर बच्चों को भी सुला दिया। सुबह जब 6 साल की बच्ची उठी, खिड़की से देखा उसने, 6 साल की बच्ची, 7 बजे या कितने बजे उसकी नींद खुली, तो उसकी चाची पानी भर रही थी, क्योंकि उनका घर ऊपर था, उसका घर नीचे था, बीच में पानी का नल था। वहाँ से उसने कहा, और चाची दरवाज़ा खोल दो। उसने कहा इसकी माँ तो पहले उठ जाती थी, आज क्यों नहीं उठी। तो वहाँ से नीचे से आई, देखा उसने, दरवाज़ा खोला तो उसको मार दिया और उसका बच्चों को वहाँ पर सुलाया ठहरा। फिर वो उसी समय अध्यक्ष के पास गई, कफाड़ी में वहाँ पर अध्यक्ष के पास गई। उसने कहा देखो उसको भी मार दिया है। तो उन्होंने कहा वही मोहन चोरी होगा, उसी ने तो इतने लोगों को मार दिया है, चलो आज तो हमारा संगठन बन गया है। और तो हम, फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, अध्यक्ष ने, उन्होंने कहा दीदी देखिए 4-5 महिलाओं को पहले मारा और आज महिलाओं को, एक महिला को और मार दिया है। तो मैंने कहा कि तुम यहाँ पर बिजोरिया बैंड में चक्का जाम करो, गाड़ियों को जाने मत दो, रोको और उनसे कहो कि पुलिस वाले को और हमारे थानेदार को और हमारे डीएम एसडीएम को, और तुम बात कर दो उनसे कि हम तब तक ये गाड़ियाँ नहीं जाने देंगे जब तक उसको जेल में बंद नहीं करेंगे। फिर 2-3 घंटे के बाद उनका फ़ोन आ गया कि हाँ, और हमने उसको बंद कर दिया। फिर मैंने कहा कि अब तुम गाड़ियों को जाम नहीं लगाओ, जाने दो। फिर उसके बाद एक दिन फिर मैंने कहा कि डीएम एसडीएम को यहीं बुलाकर तुम सब लोग आओगे तो हम वहाँ पर बात करेंगे। तो हमने बिजोरिया स्कूल में वहाँ पर सब लोगों को बुलाकर, डीएम एसडीएम को भी बुलाया, थानेदार और पुलिस वालों को भी बुलाया। तो वहाँ पर किए कि इसने 4 और 5 महिलाओं का पहले खून किया है और आज 6ठी महिला को ऐसे मार दिया इसने। तो आज तो तुमने कहा कि इतने खून कर दिया कह रहे हो, तुमने तो हमको रिपोर्ट ही नहीं दी। तो उन्होंने कहा हम रिपोर्ट कैसे देते, हम तो उससे खुद डरते थे। सब आदमियों ने भी कहा कि हम सोचते थे अगर हम इसकी रिपोर्ट करेंगे तो हमारे पूरे परिवार को मार देगा, हमारे बच्चों को मार देगा, हमको मार देगा। तो ऐसे करके हमारी एकता नहीं थी। तो फिर और महिलाओं ने कहा पहले हमारी एकता नहीं थी और हम नहीं दिया, हम खुद कह रहे हैं हमने कोई रिपोर्ट नहीं दी। तो आज हम कह रहे हैं अगर तुम सच मानते हो हमारी तो इनको तुम इसका हमारे सामने इसको फांसी दो। अगर फांसी नहीं देते हो तो इनका एक हाथ एक पैर काट दो, और तो हम जीवन भर इसकी सेवा भी करेंगे और जो इसने कर्म किया है उसका फल इसको भोगना होगा। ऐसे करके तो वो तो ऐसा कैसे करते। और उसकी पत्नी से भी कहा, पत्नी वहाँ जाती थी जब वो जेल में था तो उसको मिलने। तो उसने कहा उन्होंने कहा तेरा पति होता, बच्चों का बाप होता, इतनी महिलाओं को मारता, इतने बच्चों को अनाथ कर देता, तो वहाँ जा रही है। अगर तू नहीं जाएगी उसको मिलने तो हम तेरे बच्चों को पालेंगे, पोसेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर तुम वहीं जाती रहोगी तो तेरे से हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा मेल मिलाप नहीं, कुछ नहीं। तो दूसरे दिन से वो भी नहीं गई। फिर डीएम एसडीएम के सामने जब ये बात हुई तो अब वो फांसी तो कैसे देते और क्या कहते हैं हाथ पैर कैसे काटने देते, ये नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि हाथ पैर तो तुम नहीं काट सकते हो, फांसी भी नहीं दे सकते हो, पर इसका आजीवन कारावास करो, तब तो पता चलेगा। नहीं तो अभी तुमने जेल में बंद कर दिया, 2 साल 3 साल या 4 साल के बाद तुम उसको छोड़ दोगे, फिर वो वही काम करेगा। तो अभी फिर 5 साल ही कितने साल तो अल्मोड़े में रहा और आजीवन कारावास में। अभी अब वो हरिद्वार में है आजीवन कारावास में। तो इस प्रकार का काम किया। तो मैं कहती हूँ कि जब जनता एक होती है
तो सब काम होता है। सरकार किसकी है? सरकार हमारी तो है, हमने तो सरकार को वोट दिया। अभी जो जनरेशन चल रही है, पीढ़ी, इस पीढ़ी के नौजवानों को आपका क्या संदेश है? संदेश तो मेरा वही है कि जैसे हम लोग रहे, अभी तो उनके लिए तो कितना अच्छा है, उनके लिए तो सब जगह से सुविधा है, स्कूल भी मिल गए हैं, हैं, माँ बाप भी उनके इतने आगे पढ़ाने और वो करने का काम कर रहे हैं, तो उनके आगे बढ़ना चाहिए जीवन ना, में आगे बढ़िए। हाँ, तो नशा मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल, न, वातावरण अच्छा बनाना चाहिए। तो माँ बापों को भी, भाई बहनों को भी, सबको गांव में सब एक होना चाहिए। अगर मेरे इस इलाके में ये गांव सब एक नहीं होते तो क्या आज हमारा ये काम चलता? आज हमारा ये जंगल बचा रहता, आज कोसी नदी में पानी रहता। आज अल्मोड़े वाले कह रहे हैं अगर आप लोग कोसी को नहीं बचाते तो हम तो आज तक मर जाते पानी के बिना। तो आजकल हमारे यहाँ था, आहा अब पानी आ रहा है। ये है जंगल। अब चौड़ी पत्ते वाले जो बाँझ जो ये क्या है, चीड़ वाले हैं, वो जंगलों को तो मैं सोचती हूँ कि नहीं होने चाहिए। एक तो उसमें से पिरूल गिरता है, फिर आग लग जाती है, फिर सब कुछ हो जाता है, फिर पानी जब आता भी है सीधे बह जाता है। पर चौड़ी पत्ते वाले जंगलों में पानी जब आता है तो ज़मीन पर जाता है, तो स्रोतों में पानी बढ़ता है। तो ये चीज़ है। तो हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसको हमको माँ बापों ने भी अच्छे संस्कार देने हैं और स्कूलों में भी उनके अच्छे संस्कार मिलें और उनको आगे हमको बढ़ाना है। जो उत्तराखंड देवभूमि है इसको महान बनाना है। देवभूमि तो है हमारी, तभी तो हम आज तक ऐसे। और हमने अभी आजकल सब दुकान की ऐसे पैकेट वाली चीज़ ऐसे खाकर ऐसे फेंक देते हैं और कर देते हैं, तो उससे उनका मतलब पौष्टिक क्या चीज़ है वो तो बीमार आजकल। अब हमारे 90 साल के, 100 साल के, हाँ 64 साल की तो मैं ही हो गई हूँ, तो हमको कोई इस प्रकार की बीमारी नहीं है। अब छोटे छोटे ही कहते हैं कि ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। और तो क्यों होता है? तो खाने की चीज़ हमारी रोटी है, हमारा भात है, चावल है, हमारा जो घर की चीज़ है, अपने फल फूल हैं, अपना जो भी चीज़ है, दही दूध अपने घर का, तो सब कुछ वही तो हमारे लिए पौष्टिक है। तो अब आजकल अब सब दुकानों में पैकेट ही पैकेट, वो पैकेट लेंगे, खाएंगे, फेंकेंगे और कितनी गंदगी होती है। तो इसके वातावरण में मैं कहती हूँ कि कोई हमारा बाजार हो, कोई हमारे गांव हो, कोई माँ बाप हो, उनके साथ हमको ये बात करनी है। तो दीदी आपके आगे आपके क्या प्लान हैं, क्या इरादे हैं? प्लान तो मैं यही सोचती हूँ, सभी नौजवान जो माँ पिता हैं, जो बहुएं, अब आजकल कहते हैं कि सभी नशा करते हैं, अब कहते हैं कि बहुएं भी नशा करने लग गई हैं और घर बार छोड़कर भी जा रहे हैं और ऐसे आत्महत्या भी कर दे रहे हैं और पति पत्नियों में आपसी तालमेल निभा तो आत्महत्या करके और ऐसे और बच्चे भी ऐसे हो रहे हैं। तो इसको हमको, हमारा पूरा समाज उत्तराखंड के जो देवभूमि है, जब सब हम लोग अच्छे होंगे, मैंने तो अपने पिथौरागढ़ में कहा है, जहाँ जहाँ पर भी गलत हो रहा है तुम चलो मुझे ले जाओ। मुझे तो गांव का और इधर उधर कौन क्या है कैसा है मैं नहीं जानती हूँ, पर जो करना होगा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, भले मैं अपनी जान दे दूँगी, पर मैं सोचती हूँ कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि महान बने। तो इसके लिए ये चीज़ है कि हम जब तक अच्छे नहीं होंगे तो हमारे आगे की पीढ़ी कैसे अच्छी होगी। और यही दुकानों में मैं कहती हूँ, शराब की दुकान तो खुल रही है, अगर तुम नहीं पियोगे, बोतल नहीं लाओगे, बिकेंगे नहीं तो क्यों खोलेंगे वो? अब कोई कहेंगे अरे एक दुकान बंद हो गया दूसरी खोलो ना, तो बोतल, जब कोई भी शादी हो, मंदिर में पूजा पाठ हो, ये कहते हैं कि शराब ही पीते हैं, ये कोई अच्छी बात है क्या? तो ये चीज़ मांस मछली और हमारे आश्रम में ये कोई चीज़, चाय तक नहीं पीने वाले हुए, मिर्च तक नहीं खाते हैं, कि सादा जीवन उच्च विचार। और भगवान तो हमारे आत्मा में है, हम जिंदा हैं तो भगवान हैं, तो भगवान के लिए हमको आराधना ये करनी है कि हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हमारे आगे की पीढ़ी अच्छी रहे। उत्तराखंड देवभूमि, सब जगह हमारे उत्तराखंड में क्यों आते हैं देखने के लिए? हमारे यहाँ की नदी, यहाँ के पहाड़, यहाँ के मंदिर, उनको देखने तो आते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को, आप तो शिक्षक लोग हो, बिल्कुल है नहीं, तो आगे की पीढ़ी को आपको महान बनाना है। तो मैं तो जब मैं पदयात्रा में भी गई, मैंने सबका हाथ मिलाया ऐसे, अगर तुम शराब पीते हो तो आज से छोड़ोगे, अब नशा नहीं करोगे
और आपस में अपने गांव अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ऐसे हाथ मिलाओ मेरे साथ। और जो एक तलवार मुझे मिली थी, मैंने वो भी दिखाया लोगों के सामने। अगर तुम गलत काम करोगे, सम्मान के साथ तो तुम मुझे तलवार दे रहे हो, और जब तुम नशा करोगे, आपसी लड़ाई झगड़ा मार काट करोगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो मैं आऊँगी तो तुम्हारे हाथ मैं काटूँगी। तो ऐसे करके भी इस प्रकार का वातावरण मैंने, तब वो सब कहते हैं कि वो स्कूल के बच्चे भी कहते हैं दीदी आप हमारे गांव आओ, बुआ कोई कहेगा अम्मा आप हमारे स्कूल में भी आओ, हमको वहाँ पर अच्छा वातावरण बताओगे। मैंने कहा हाँ हाँ, जब जब तुम बुलाओगे, तुम्हारे शिक्षक लोग हमको मुझे बुलाएंगे, मैं ज़रूर आऊँगी। ऐसा करके वो आओ आओ इधर उधर आओ तो कहते हैं करना। अब मैंने कहा मैं तो यहाँ किसी को पहचानती नहीं हूँ, कहा मैंने पिथौरागढ़, भले मैं जन्मभूमि वहाँ हुई, रही नहीं मैं वहाँ, और क्या कहते हैं, तो यहाँ तो मैं सब पहचान के हुए, महिलाएं क्या भाई क्या, दुकानों में वहाँ वहाँ सब चीज़ ना, तो वहाँ कम हुआ। तो इस प्रकार का है। तो हमको एक बनना है, तुम जहाँ बुलाओगे जहाँ ले जाओगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैंने सब जगह ये कहा है। तो मैं तो या कहते हैं पद्मश्री अवार्ड तो ऐसे वैसे लोगों को नहीं मिलता है, तो मैंने कहा यही अवार्ड तो सब लोगों ने लेना है। फिर तब काम करोगे तभी तो होगा, नहीं तो हमने क्या किया, हमने काम ही तो किया जंगल बचाने का, पानी बचाने का, महिला सशक्ति को आगे बढ़ाने का, नशा मुक्त करने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, तो वही समय तो दिया। बिल्कुल, तो ये चीज़ है। तो दीदी बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आप आए। बिल्कुल, निश्चित ही हम आपकी बातों से प्रेरित हुए हैं, और निश्चित ही जो भी इस साक्षात्कार को देख रहे होंगे, ज़रूर उनके मन में भी काफ़ी सकारात्मकता आई होगी, और हम आपकी जो भी बात है उसको ज़रूर आगे आने वाली पीढ़ी तक ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।